हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब अच्छे हैं। तो फिर आइए मेरे साथ हम सब आज एक नए वीडियो पर वार्ता करते हैं, बातें करते हैं। आज का अपना चर्चा का विषय रहेगा गुदभ्रंश। दोस्तों, गुदा में होने वाला एक रोग है गुदभ्रंश। उस क्षेत्र के हिसाब से या फिर भाषा के हिसाब से इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे हिंदी में इसे गुदभ्रंश या गुदाभ्रंश कहते हैं, अंग्रेजी में रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं और क्षेत्रीय भाषा में इसे कांच निकलना भी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि गुदभ्रंश क्या है। दोस्तों, जब व्यक्ति मल त्यागता है और उसे कब्ज की शिकायत हो तो मल त्यागने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। गुदा पर मांसपेशियों का दबाव बढ़ेगा और दबाव के बढ़ने से गुदा के चारों तरफ का भाग गुद द्वार से बाहर आ जाता है। दबाव हटने पर यह भाग अपने आप अंदर चला जाता है। इसे पार्शल प्रोलैप्स कहते हैं। और जब व्यक्ति के जो गुदा का जो अंदर का हिस्सा बाहर आ जाता है और बहुत ज़्यादा बाहर आ जाए और बाहर आने के बाद में लैटिंग करने के बाद में ये हाथ से भी अगर हम अंदर दबाव डालें तो अंदर नहीं जाए तो इसे हम कंप्लीट प्रोलैप्स कहते हैं, क्योंकि इसमें वो गुदा का जो हिस्सा है वो हमेशा बाहर रहता है उसका। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताऊं कि इसमें दर्द नहीं होता है और ना ही खून आता है, लेकिन जिस व्यक्ति के ये रोग हो जाता है उस व्यक्ति की मानसिक दशा बड़ी ही दयनीय होती है। वह अपने आप में घुटता है क्योंकि किसी को बता नहीं सकता। वो उसको हमेशा ऐसा लगता है कि गुदा द्वार से कुछ बाहर आ रहा है, कुछ बाहर निकल रहा है। दोस्तों, मैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या होता है और कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये मलाशय की दोनों साइड की दीवारें बना के दिखा रहे हैं आपको। ये मलाशय की दीवार है जिसको अंग्रेजी में रेक्टम वाल बोलते हैं। ये बीच का हिस्सा मलाशय है, इसे अंग्रेजी में रेक्टम कहते हैं। और ये ऊपर से यहाँ से बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। जब कोई नर्व सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, नर्व कमज़ोर पड़ जाते हैं, डैमेज हो जाती है, तो उस टाइम में भी ये समस्या होती है। गुद द्वार से ये मलाशय बाहर आ जाता है। ये रेक्टम वाल है जिसे मलाशय दीवार कह सकते हैं। और ये जो मलाशय है ये मांसपेशियों से आपस में इसमें रुका होता है, जकड़ा हुआ होता है। मांसपेशियों द्वारा ये जहाँ पर फिट होता है। और जब व्यक्ति, इसे स्प्लिंटर कहते हैं जिसको बंद बोलते हैं, इसके द्वारा ये जो पूरा मलाशय ऊपर ये रुका हुआ होता है। जब लैटिन दबाव पड़ता है थोड़ा सा नीचे बाहर निकलता है गुद द्वार, थोड़ा सा, और ज़्यादा दबाव पड़ने से यहाँ इतना ज़्यादा बाहर निकल जाता है। तो ये समस्या बहुत ही विकट होती है। और ये समस्या होती है कि शरीर में कमजोरी के कारण है ये समस्या होती है। इधर ये मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं तो ये समस्या होती है। तो ये सिचुएशन होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है, यानी क्या कारण है इनके होने की। तो इनमें 5-6 कारण हैं, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण है मांसपेशियों के कमज़ोर होने पर यह समस्या होती है। दूसरा कारण है कि कब्ज की समस्या होने पर यह समस्या होती है। तीसरा कारण है कि नर्व जो इन मांसपेशियों को कंट्रोल करती है उसके डैमेज होने से यह समस्या हो जाती है। अपना चौथा कारण होगा अत्यधिक दस्त लगने से, यानी क्रोनिक डायरिया हो जाता है, उसके बाद में ये समस्या होती है। पांचवा है कि ये जो बंद होता है नीचे, इससे कमज़ोर होने जाने से ये समस्या बढ़ जाती है। और छठा कारण है कि कुछ गंभीर बीमारियां होने के कारण ये समस्या बढ़ती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन लोगों की ये समस्या होती है। तो इसमें पहला है कि कुपोषण से ग्रसित बच्चे जो होते हैं उनकी समस्या होती है। दूसरा अपना कारण होगा कि उम्र दराज लोगों में, यानी जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उसके प्रत्येक अंग की मांसपेशियाँ हैं ढीली हो जाती हैं, तो उससे समस्या बढ़ जाती है। तीसरा कारण है कि जिन लोगों की क्रोनिक डायरिया है उनकी समस्या बढ़ती है। और चौथा कारण होगा कि कुछ गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को ये समस्या होती है। पांचवा कारण हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को ये बंद जो कमज़ोर पड़ जाता है, ये नीचा वाला बंद जो है, उस समय ये समस्या से रूबरू होना पड़ता है। यानी कि जो लोग ऊपर जो कारण बताए उन कारणों से जो जिन लोगों के कारण से मेल खाते हैं उन्हीं को ये समस्या होती है।
हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा बवासीर, फिस्टुला और फिशर की भी कर लेते हैं, क्योंकि इन जैसे बवासीर, फिस्टुला, फिशर और गुदभ्रंश में अंतर क्या है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम गुदभ्रंश का ही जिक्र करते हैं। इसमें गुदा के चारों तरफ का हिस्सा भरा जाता है, इसमें दर्द नहीं होता है, शुरुआत में सूजन भी नहीं होती है, खून भी नहीं आता है, और जब थोड़ा सा बाहर आता है तो इसको हम पार्शल प्रोलैप्स कहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है उसको हम जो कंप्लीट प्रोलैप्स कहते हैं। इसमें कंप्लीट प्रोलैप्स में घर्षण के कारण खून आने की संभावना रहती है, और खून आने के बाद में जो है इन्फेक्शन की संभावना रहती है। बाद में तो ये समस्या बहुत गंभीर बन जाती है, पहले ऐसा नहीं होता है शुरुआत में। अब करते हैं बवासीर की चर्चा। बवासीर में किसी एक या दो या तीन स्थान से, गुदा के किसी एक या दो या तीन स्थान से सूजन होती है और दर्द शुरू हो जाता है, खून भी आता है। शुरुआत में सूजन और दर्द, शुरुआत जो है वो सूजन और दर्द से होती है, खून धार के रूप में आता है। ये लैट्रिन के पहले या लैट्रिन के बाद में भी आ सकता है। तीसरा है फिस्टुला। फिस्टुला में फुंसी होती है, मलद्वार के 1 से 1.5 इंच के दायरे में फुंसी होगी, और वो बार बार फुंसी होगी, ठीक हो जाएगी फिर हो जाएगी बार बार। उसमें बदबूदार रिसाव आता है, यानी कि मवाद, खून से लिपटी हुई मवाद आती है, अकेला खून नहीं आता उसमें। मवाद लैट्रिन के चिपक कर भी आती है, और एक बार मवाद निकलने के बाद में रोगी को 6-7 दिन के लिए राहत मिल जाती है। अब करते हैं फिशर की बात। फिशर में गुदा द्वार में एक टैग यानी पूंछ जैसी आकृति बन जाती है, और उसमें जलन होती है, खुजली चलती है, दर्द होता है। जलन और दर्द तो इतना भयंकर होता है कि रोगी लैट्रिन करने से भी डरता है। खून लैट्रिन के चिपक रहता है, और लैट्रिन के बाद में भी 2-4 बूंद आ जाती है, इसमें मवाद कभी नहीं आती। तो दोस्तों ये इन चारों में अंतर है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि उपचार की चर्चा करेंगे। उपचार में 4 तरह के उपचार पर हम बातें करेंगे। सबसे पहले करते हैं योग और व्यायाम की चर्चा। सबसे पहले हम गुदभ्रंश की व्यायाम के द्वारा चिकित्सा करते हैं। तो ऐसे पीठ के बल आप लेट जाइए। लेटने के बाद में पैरों को मोड़ते हुए और घुटनों के बीच में दोनों तकिए फंसाने, दोनों पैरों के बीच में तकिए फंसाने हैं, और घुटनों के जो यहाँ से जो घुटने ऊपर हैं यहाँ से जोर से दबाव लगाना है, दोनों साइड में दबाव लगाना है, फिर ढीले छोड़ना है, फिर दबाव लगाना है, फिर छोड़ना है। हाँ, ये ध्यान रहे कि गुदा को आप अंदर खींचते हुए व्यायाम करना है, गुदा को अंदर खींचते हुए करना है, खींचे रखना है, बीच में छोड़ दो फिर खींच लो, फिर छोड़ दो खींच लो, ऐसे करना है। दूसरा अपना व्यायाम है कि आप सीधे लेट जाइए और बाद में पैरों को मोड़ करके, और ये बीच वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर उठाना है और गुदा को अंदर की साइड में खींचना है। आप जितनी देर तक कर सकते हो करें, थोड़ा सा थकान हो जाए, पैरों में दर्द होने तो धीरे नीचे टेक दें और फिर बार बार ये करें, गुदा को अंदर खींचते हुए करें। इससे कमर दर्द भी ठीक हो जाता है, क्योंकि कमर में जो है ना लचीलापन आ जाता है। आप लगातार करेंगे कमर में लचीलापन आ जाएगा और कमर दर्द भी इससे ठीक होता है। बाकी गुदभ्रंश के लिए बहुत ही बढ़िया व्यायाम है ये। और अपना तीसरा व्यायाम है कि आप आलथी पालथी मार के बैठे और ये दोनों पैर एक दूसरे में फंसा दें, फंसाते हुए हाथ से और पूरा शरीर आपको ऊपर उठाना है, यानी हाथ से झूलना है और गुदा को अंदर ऊपर खींचते हुए ये काम करना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, चारों तरफ से देखो ये कैसे ऊपर उठता है ये बच्चा, और गुदा को भी अंदर की साइड में खींचना है। ये तो थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है, लेकिन आपको काफ़ी देर तक जितनी हो सके उतने ऊपर रहना है, गुदा को ऊपर खींचते हुए ये व्यायाम करना है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों। व्यायाम के बाद बात करते हैं उन दवाओं की जिन्हें हमें खानी है। तो सबसे पहले हम ये एक नुस्खा लेते हैं जो बहुत ही अनुभूत है। इसमें पहली दवाई है कि अम्ल की रसायन। ये पेटेंट दवाई है, मेडिकल स्टोर से आपको उपलब्ध हो जाएगी। अम्ल की रसायन है, इसमें 2.5 ग्राम सुबह शाम दोनों टाइम लेनी है। गुनगुने पानी से या शहद से ले सकते हैं। अगर बच्चा है तो उसको 1.25 ग्राम सुबह शाम देनी है, 1.25 ग्राम सुबह 1.25 ग्राम शाम को देनी है। दूसरी इसमें दवा है अश्वगंधा रिष्ट। ये 15-15 ml दवा लेनी है, 15-15 ml पानी लेना है, खाना खाने के बाद में लेना है। और ये ध्यान रहे, ये सुबह शाम लेनी है। ये ध्यान रहे कि आयुर्वेद में खाना खाने के 40 मिनट बाद में दवा लेने का विधान है। अगर बच्चे को देना है तो 5-5 ml पानी और 5-5 ml दवा देनी है सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने के बाद में। और इसमें तीसरी दवा है अणु तेल। ये नाक में 1-1 बूंद सुबह शाम दोनों टाइम डालनी है। नाक में बूंद डालें ना इसकी तेल की तो सावधान रहे कि तेल आँख में न पड़ जाए।
तो ये तो अपना अनुभूत प्रयोग था। अब दूसरी अपना नुस्खा है, इमली के चूर्ण लेना है 2.5 ग्राम और दही लेना है 1 कटोरी, उसको मिला लें और दिन में 3 बार लें। 3 बार देने से रोगी को आराम हो जाता है। ये लगभग 10 से 15 दिन देना पड़ेगा। अपना तीसरा नुस्खा है, कुटकी चूर्ण ले 2.5 ग्राम और छोटे बच्चों को ये 100 ग्राम देना है और शहद ले 5 ग्राम। सुबह शाम 15 से 20 दिन लेने से इसमें आराम मिल जाता है, क्योंकि कुटकी जो है ना वो अपने आंतों की एक्टिविटी को बढ़ा देती है। चौथा नुस्खा है, चांगेरी के पत्ते का चूर्ण बना लें और उसको 5-5 ग्राम सुबह शाम लेने से इस रोग में आराम मिलता है। 5वां नुस्खा है, एक अमरूद में नाग केसर ले 2.5 ग्राम, यानी अमरूद लेना है, उसको बीच में से काटना है और नाग केसर 2.5 ग्राम नाग केसर उसमें छिड़कना है, जैसे आप नमक छिड़कते हैं ना, उस हिसाब से छिड़क करके सुबह शाम दोनों टाइम खाना है। 15 दिन तक लगातार खाने से आराम मिल जाता है। अपना छठा नुस्खा है, कमल के पत्ते का चूर्ण 5 ग्राम, मिश्री 5 ग्राम, दोनों को मिला करके ये सुबह शाम 15 से 20 दिन लगातार लेना है। ये बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है दोस्तों ये तो थी दवा खाने की। अब बात करते हैं कि ऐसा घोल तैयार करें जिससे गुदा को धोना है। दिन में 2 या 3 बार धोना है। तो पहला इसका नुस्खा है कि बबूल यानी किक्कर की छाल लेते हैं 50 ग्राम और 1 लीटर पानी लेते हैं। इसको गर्म करना है। कितना गर्म करना है कि 3/4 ये रह जाए, यानी 3/4 भाग रह जाए, तब तक गर्म करना है। इसको उतारो, गुनगुना होने तक इसको ठंडा करो। उसके बाद में दिन में 3 बार गुदा को धोना है। दूसरा अपना नुस्खा है कि अनार के छिलके लेते हैं 5 ग्राम और माजू फल लेते हैं 5 ग्राम और दोनों को 150 ml पानी में आधा रहने तक गर्म करते हैं। भी बाद में ठंडा होने के बाद में गुदा को सुबह शाम धोना है। अब बात करते हैं लगाने के लिए पेस्ट की। तो सबसे पहले हम लेते हैं चांगेरी रस 50 ml लेंगे, घी लेते हैं 10 ml। इसको जो है गर्म करना है, यानी ये पेस्ट बन जाए ना, गाढ़ा हो जाए, तब तक इसको गर्म करना है और सुबह शाम ये पेस्ट लगाना है। और ये पेस्ट चांगेरी घृत के नाम से भी आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। ये बहुत ही बढ़िया रहता है इस रोग में, बहुत बढ़िया रहता है। दूसरा अपना है कि एरंड तेल को हरी शीशी में भर करके और 1 सप्ताह तक धूप में रखना है। रखने के बाद में इसको एक 2 इंची का बैंडेज का टुकड़ा लीजिए, उसमें इसको भिगोना है तेल में, भिगो करके और गुदा पे चारों तरफ लगाना है। दिन में 2 बार लगाओ। ये एरंड तेल का पिच्चू जो है ना 2 बार लगाना है। सुबह लगा दो, इसको घंटे भर लगा रहने दो, फिर बाद में शाम को लगाओ, घंटे भर लगा रहने दो। इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तीसरा नुस्खा है लगाने का कि भुनी हुई फिटकरी लेते हैं 2 ग्राम और माजू फल लेते हैं 2 नग। इनको पीस करके 100 ml पानी में इसका घोल तैयार कर लेते हैं। 100 ml पानी में मिलाते हैं, घोल तैयार करते हैं और रुई से इसको जो गुदा को रुई से भिगो करके और गुदा के बांधना है। और ये लगभग 15 से 20 दिन बांधने से इसमें बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी अपने उपचार की बातें। दोस्तों मैंने आपको 1 से अधिक नुस्खे इसीलिए बताए हैं क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ अपने देश में हर जगह नहीं मिलती हैं। जिस क्षेत्र में जो जड़ी बूटी मिल जाए उससे आप जो है लेकर के और ये प्रयोग में आप ले सकते हैं। इस कारण से मैंने इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ ये नुस्खे आपको बताए हैं। और इनसे भी दोस्तों मैं आपको एक अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये जो दवाइयों आप प्रयोग में लेते हैं इनसे आराम नहीं हो तो देर न करें, तुरंत किसी योग्य चिकित्सक की सेवा लें और अपना इलाज करवाएं। इसमें जरा सी भी लापरवाही बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। दोस्तों किसी भी रोग के लिए दवाओं के साथ साथ परहेज बहुत ज़रूरी है। तो अब बात आती है परहेज की, यानी क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले कि कब्ज नहीं रहने दें, अतः आपको भोजन में सलाद का प्रयोग जरूर करना है, साथ ही फाइबर वाला भोजन करें। दूसरा अपना है गरम मसालेदार भोजन का प्रयोग न करें। तीसरा है ज़्यादा देर तक किसी कठोर आसन पर ना बैठें, ज़्यादा देर तक खड़े भी न हों। तो ये आप जो है विशेष ध्यान रखेंगे इनका। दोस्तों मेरी तो यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, मगर अस्त न रहें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मधुर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।